नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आप सबको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था और ये हमला भारत में हुए बड़े आतंकी हमलों में से सबसे बड़ा था। हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। हालाँकि इसके बाद भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया था, इससे पहले वैसा भी कभी नहीं हुआ था। भारत ने इसके लिए कड़े कदम उठाते हुए पुलवामा हमले का बदला लिया। हमारे बहादुर सैनिकों ने इस हमले का जवाब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दिया था। यानी कि इस कदम से पाकिस्तान की खटिया खड़ी हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया था कि भारत बदल गया है और घर में घुस करके मारता है। खुशी की बात यह है कि ईरान ने भी भारत का अनुसरण किया। उसके नक्शे कदम पे चलते हुए पाकिस्तान को घर में घुस करके ठोका है। जी हाँ, ईरान ने मंगलवार रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर मिसाइली और ड्रोन से हमला किया। इसकी जानकारी ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने दी, लेकिन खास बात ये है कि जानकारी देने के कुछ देर के बाद ही ये खबर उन्होंने अपने पोर्टल से हटा दी। हालाँकि हैरान करने वाली बात है कि क्यों हटा दिया? इसके बाद देर रात करीब 2 बजे पाकिस्तान की तरफ से इस मामले में पहला रिएक्शन आता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान ने हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। लेकिन इस तरह से ईरान ने एक बार फिर से पाकिस्तान को बता दिया कि वो अपनी हद में रहे। आज इसी पे चर्चा करते हैं कि भारत कैसे दुनिया को सिखा रहा है, बता रहा है कि दुश्मन को उसके घर में घुस करके ठोकना चाहिए। मेरे आज के बहुत ही खास मेहमान हैं, रक्षा सुरक्षा एक्सपर्ट, वार सिचुएशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके, टेरिटोरियल आर्मी के चीफ और युद्ध सेना मेडल से अलंकृत मेजर जनरल ए के शिवाज सर। मैं उनको जोड़ लेती हूँ और उन्हीं से जानते हैं कि ईरान ने मंगलवार को किस तरीके से एयर स्ट्राइक की और क्यों की। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनविंदर। जी सर, ये जो मंगलवार की रात को हुआ, यानी कि ईरान ने भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान पर। मैं आपसे एक ओपनिंग नोट लेना चाहूंगी इस पर। हाँ देखो मनविंदर, सच्चाई ये है कि जो पाकिस्तान और ईरान है उसके बीच में ये टेंशन हरदम चली हुई थी कि जो सुन्नी मिलिटेंट्स हैं उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता था ईरान के विरुद्ध। भारत तो शुरू से बताता रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है और ये आतंकवाद को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट यूज करता है हर एक नेबर्स के साथ। अगर भारत के साथ है तो वो जैसे मोहम्मद और लश्कर तोबा भेजता रहा है। अफगानिस्तान है, उसके साथ अफगानिस्तान के जो तालिबान गवर्नमेंट है वो भी ये कह रही है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार से ईरान में आज से नहीं, बहुत पहले से वो सीधी मिलिटेंट्स का इस्तेमाल करता है, क्योंकि मैं अपने व्यूअर को बताएं कि ईरान एक शिया मेजोरिटी देश है। तो ये बार बार ऐसा करता रहा है पाकिस्तान, और फिर ये डिनायल मोड पे रहता है। जब ये इसको बताया जाता है कि पाकिस्तान एक हब सेंटर है इंटरनेशनल टेररिज्म का और यहाँ पर आतंकवादी पैदा होते हैं, तो फिर पाकिस्तान जो है इस चीज को मानता नहीं, डिनायल पे रहता है। देखो सच्चाई यह है कि 2013 में जब हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान के दौरे पे आई थी एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने उसी समय भी बोला था पाकिस्तान को कि देखें, अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और आप सोचते हैं कि आपके नेबर को डसेगा, तो एक दिन आपको भी डसेगा। तो आज एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान की ये हालात है कि पाकिस्तान जब ये कहता है कि हम भी आतंकवाद के विक्टिम हैं और हम आतंकवाद से इकट्ठा लड़ना चाहते हैं, तो कोई जी, पूछे उससे कि आतंकवाद कड़ा जो हुआ है वो उसको पैदा किसने किया? आतंकवाद तो आपने पैदा किया, और अभी भी आप अपने नेबर्स को शांति से नहीं रहने देते। भारत के अंदर भेजते हैं लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी, और ईरान के अंदर सुन्नी मिलिटेंट, और अफगानिस्तान के अंदर जो है कुछ खैबर पख्तूनख्वा से मिलिटेंट भेजते हैं। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान जो है एक टेररिज्म का हब सेंटर है। अब जो ईरान को लेके ये जैश अल उदल जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 2012 में पैदा हुआ था, ये इसको एक बार आर्मी ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं ये, और ये एक अफगानिस्तान के साथ जो इलाका बलूचिस्तान का लगता है, बलूचिस्तान और ईरान के बीच के
बॉर्डर पे ये इनके बेसिस हैं पाकिस्तान में। ये सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप हैं और ये बार-बार हमला ईरान में करते रहे हैं और पिछले महीने इन्होंने 10 से 11 जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड पैरामिलिट्री के पुलिस के कर्मचारी मारे। तो ये सच्चाई है कि ईरान ने यही समझा कि इनफ इज इनफ और ऐसे पाकिस्तान मानने वाला नहीं जब तक ये जैसे अलूदल के बेसिस को बर्बाद नहीं किया जाए। और उसने एक प्रकार ड्रोन्स और मिसाइल का इस्तेमाल करके ये कार्रवाई की। अब ये भी समझना चाहिए कि इससे पहले एक दिन पहले ही इन्होंने 2 स्ट्राइक और की थी। एक इराक के अंदर जो कुर्दिस्तान का एक ऑटोनोमस रीजन है, वहाँ पर ईरान ने स्ट्राइक की थी, जो कि एक इज़राइल का स्पाई एजेंसी की जो ठिकाना था। और इसी प्रकार से उसने सीरिया में की थी इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध, क्योंकि इस्लामिक स्टेट ऐसा सोचने में आया जो कि अभी फिलहाल में हमला हुआ था ईरान में, स्पेशली मेजर जनरल सुलेमानी की जब एनिवर्सरी मना रहे थे तब उसका जी, जी। इस्लामिक स्टेट का हाथ बताया जाता है। तो इसको साथ रखते हुए इन्होंने किया है, मगर ये ऐसा लगता है कि ईरान ने अब अपना मन बना लिया है कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश हो रही है, उसको हम बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे और पाकिस्तान के घुस के अंदर मारेंगे। आपने ठीक बताया, उन्होंने ये महसूस किया जैसे भारत ने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा के बाद बालाकोट किया और जो पाकिस्तान अपने आप को करता था मैं न्यूक्लियर स्टेट हूँ, उसका न्यूक्लियर हथियार रखा का रखा रह गया। वो हमने प्रूव कर दिया था वर्ल्ड को कि जो पाकिस्तान है गिद्दड़ भक्ति देता है और उसकी इतनी हिम्मत और ताकत नहीं कि वो ऐसे में न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करे। तो ऐसी ही टूल लेते हुए मुझे लगता है ईरान ने भी ये समझ किया कि पाकिस्तान को तभी लेसन सिखा सकते हो जब आप उसके घर में घुस के जैसे भारत ने मारा है, उसके जो आतंकवादियों का जो ठिकाने हैं उनको बर्बाद करें। और बिल्कुल उन्होंने वही कार्रवाई की। मनविंदर। सर एक चीज़ और है, भारत और ईरान के रिश्ते बड़े खूबसूरत हैं। ऐसे में ये जो स्ट्राइक हुई है, इसके क्या मायने देखते हैं? देखो एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी, आज के तारीख में बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है। एक जी। मल्टी पोलर वर्ल्ड बन रहा है और भारत एक ऐसा देश है जिसके रिलेशनशिप आज के तारीख में सबसे अच्छे हैं। चाहे आप वो अमेरिका देख लें, चाहे आप रूस को देख लें और चाहे आप यूरोप की और कंट्री इंक्लूडिंग यूक्रेन को देख लें। इसी तरीके से भारत के जो रिलेशनशिप मिडल ईस्ट में जो जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, जॉर्डन, उनके साथ अच्छे हैं। भारत के रिलेशन इजराइल के साथ भी अच्छे हैं और भारत के रिलेशन ईरान से भी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे में भारत एक ऐसा देश है जो कि एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है और वो अब कर नहीं कर रहे। अब कोई बार बार ये बात आ रही कि भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर एस जयशंकर अभी ईरान गए थे, कहीं उसके साथ तो इसका कोई तालमेल नहीं है। ये बात बार-बार उठ रही। मगर मुझे नहीं लगता कि वो इससे कोई डायरेक्ट कनेक्ट है, उसकी वजह उसके उसके जो जाने की वजह 2 लगते हैं ज़्यादा। एक तो कहीं न कहीं अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर था कि भई भारत के जो रिलेशन हैं ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं और ईरान के ऊपर कोई प्रेशर डाल सकता है कि ये लड़ाई जो है बंद हो। स्पेशली इज़राइल और हमास के साथ जो लड़ाई चली हुई है जिससे होती रिबल आप रेड सी के अंदर जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको बंद किया जाए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बड़ा एडवर्स हो रहा है पूरे वर्ल्ड ट्रेड में और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो एक तो वो लगता है और दूसरा जो बहुत बड़ा मेन मुद्दा था वो था चाबार पोर्ट को। देखो भारत ने चाबार पोर्ट एक स्ट्रेटेजिकली पोर्ट को डेवलप कर रहा है और भारत ने इसका जिम्मेवारी ली है और इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार ईरान के लिए, क्योंकि ये बाईपास करता है पाकिस्तान को, डायरेक्ट अफगानिस्तान जाता है, उसके बाद सेंट्रल ईस्टर्न स्टेट, फिर ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ता है। तो ये एक गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है। इसको जल्दी से जल्दी बनाना बहुत जरूरी है और इसमें कहीं ना कहीं डिले हुए हैं और इसका डिले के कारण ईरान जो है वो भी काफी इससे नाराज है। वो बार बार कह रहा है कि इस डिले का जो आप भुगतान करें भारत को
और इसको जल्दी पूरा करें। तो भारत एक प्रकार जाने का यही एम था कि ईरान से बात की जाए और इसको जल्दी से जल्दी पूरे जोरों से फिर स्टार्ट किया जाए और इसके प्रोग्रेस को जल्दी किया जाए और एक प्रकार से अपना भी जो पॉइंट ऑफ केस ईरान को समझाया जाए कि इसकी डिले बेसिकली जो इकोनॉमिक सैंक्शन अमेरिका ने लगाए थे वो है। तो मुझे लगता है कि उस पे बहुत बड़ी बातचीत हुई है और इस पे बहुत जोरों से अब काम चलेगा चाबार पे। तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये दो मेन मुद्दे थे। मगर ये कि भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर का जाना और उसी समय आगे पीछे कुछ एक दिनों में ही ऐसा ईरान ने हमला करना जो जैसे अल उदल के जो ठिकाने हैं पाकिस्तान में वो मुझे लगता नहीं कि इसमें इतना कोई बड़ा कनेक्शन है। भारत ऐसा कहीं कनेक्ट में नहीं आएगा। मगर ये सच्चाई है, एक एक्सपोज हुआ है पाकिस्तान कि आज पाकिस्तान जो हब सेंटर टेररिज्म का अब वो दिख गया सबको। ऐसे कैसे कि भारत भी उसके ऊपर उंगली उठाता है। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद भारत ने बालाकोट किया। अफगानिस्तान बड़े शोरों से कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी भेजता है। और ईरान भी बार बार कहता जा रहा और ईरान ने वही किया जो भारत ने किया था, घुस के मारा। तो ये मुझे लगता है ये पाकिस्तान को एक्सपोज किया है और अब क्वेश्चन उठता है कि पाकिस्तान अब क्या करेगा। जी। तो आप जैसे क्वेश्चन पूछोगे फिर इसकी बातचीत करते हैं जी, मनविंदर। मैं उसी पर आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, दुनिया इस समय 2 हिस्सों में बटी हुई है और कुछ लोग आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान भुगत रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो। तो उस लिहाज से आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हमले को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? देखो सच्चाई ये है कि अब अगर आप देखो ये समझना चाहिए कि ये विडंबना है कि अभी भी यूनाइटेड नेशन में टेररिज्म की डेफिनेशन अब नहीं बनी है और जो जी, टेररिस्ट हैं वो कौन टेररिस्ट हैं इसका परिभाषा पे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है और इसी के कारण पाकिस्तान जैसे देश हैं वो आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं, गुड और बैड टेररिस्ट बोलते हैं। वो टेररिस्ट जिनका इस्तेमाल उनको अपने फायदे के लिए करते हैं उनको गुड बोलते हैं, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद। और जो आतंकवादी उनके अगेंस्ट हैं वो जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसको बैड टेररिस्ट बोलते हैं। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में पाकिस्तान जैसे देश हैं वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हो क्या रहा है कि टेररिस्ट का जो उसकी परिभाषा में क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि कुछ लोग उसको टेररिस्ट बोलते हैं और कुछ देश उसी को फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। जी, तो ऐसे में आप कैसे आतंकवाद के साथ लड़ेंगे? हम भारत जैसा देश कहता है कि आतंकवाद इन ऑल फॉर्म्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड वो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है और भारत कहता है कि आतंकवाद के कोई बाउंड्री नहीं होती। आतंकवाद जो है आज आतंकवाद जो इधर पलेगा वो कल को अमेरिका के ऊपर भी इम्पैक्ट कर सकता है और वो हुआ ऑब 9/11 में। तो ऑब्वियसली। ऐसे में भारत बार-बार ये बताता रहा है कि आतंकवाद के जो सहारा देते हैं पाकिस्तान जैसे देश, उसको एक्सपोज़ किया जाए। उसको एक प्रकार से जब तक आप सैंक्शन नहीं लगाएँगे, एक्सपोज़ नहीं करेंगे, तब तक आतंकवाद को रोक नहीं सकते। तो ये एक बहुत मुख्य कारण है। भारत इस चीज़ को बहुत बार-बार कर रहा है और मुझे लगता है अब जैसे-जैसे समय जा रहा है, अब लोगों को समझ आ गया, देशों को समझ आ गया कि पाकिस्तान ही एक आतंकवाद का गढ़ है, जहाँ 70 से 80% वर्ल्ड के टेररिस्ट रहते हैं और क्योंकि इसके रिलेशनशिप इसके नेबर से भी नहीं है और आतंकवाद ये अपने ही देश में नहीं पल रहा है इसका, ये दूसरे देशों में फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात हुई अभी कि जिस प्रकार से जैसे उल अदल के जो कैंप्स थे उन पे हमला किया है ईरान ने और ऐसे समय में जब सिचुएशन काफी वोलेटाइल है पूरे वर्ल्ड में स्पेशली आपका मिडिल ईस्ट में और रेड सी में ये दिखलाता है कि वाकई पाकिस्तान एक टेररिज्म का हब सेंटर है। मनविंदर। सर, एक चीज़ और है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार नाराज़गी इस बात पे जताई है कि आतंकवाद की परिभाषा जो है वो होनी चाहिए। कई
प्लेटफ़ॉर्म पे उन्होंने ये बात उठाई कि आप परिभाषित करिए आतंकवाद को, लेकिन अभी उस पे बात नहीं बन पा रही है, आने वाले दिनों में बनेगी। आने वाले दिनों में सिर्फ़ पाकिस्तान को और कहाँ-कहाँ से एयर स्ट्राइक हो सकती है, क्योंकि आतंकवाद को की तो वो पनाहगाह है। अपने यहाँ तमाम जैसा कि आपने कहा, दुनिया भर के आतंकवादियों को वो पनाह दे रहा है। मतलब उसका कोई सानी नहीं है, जिस तरीके से वो आतंकवादियों को अपने यहाँ ट्रेंड कर रहा है, उनको पनाह दे रहा है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो आने वाले दिन ऐसी ही स्ट्राइक और कहीं से भी हो सकती है, ये भी इस समय सवाल काफ़ी लोगों के ज़हन में है। हाँ, बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि जो ओस्मा बिन लेडेन था वो उन्होंने उसको अब्बोटाबाद में रखा हुआ था और पूरे वर्ल्ड को मूर्ख बना रहे थे, उनको कहते हमें पता नहीं है और हुँ, अमेरिका ने ओ अब्बोटाबाद में घुस के मारा। तो ये तो सच्चाई है कि पाकिस्तान तो आतंकवाद का तो गढ़ है और इसीलिए कि ये कार्रवाई कर रहे हैं 2 देश और आने वाले समय में पाकिस्तान एक्सपोज़ हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान विक्टिम बार-बार कहता है कि हम टेररिज्म के विक्टिम हैं, मगर वो विक्टिम नहीं है, वो पैदा करने वाला है और अगर उसको अब ये वही जो आतंकवादी जिनको उसने पैदा किया था, आज उसको काट रहे हैं, तो ये तो जो बोओगे वही आपको मिलेगा। तो ये सच्चाई है और बात ऐसी है जिस प्रकार से आज की तारीख में पाकिस्तान की हालात हैं, वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़ोरों से है, डेट कम से कम $100 बिलियन से ज़्यादा है, इन्फ्लेशन रेट 38% वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है, उनका रुपी गिर के अभी पिछले 2 साल के अंदर 87% गिर गया है, आज जी। करीब-करीब $1 ₹300 के बराबर है और खाने के लाले पड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, एक्सपोर्ट उनके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जो कुछ एक्सपोर्ट होता था वो बंद हो गया है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो सच्चाई है फॉरेन रिजर्व घट के $4 बिलियन से कम रह गया, 15 दिन का वो इंपोर्ट नहीं दे सकता। अगर आप ये हालात देखें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ज़्यादा देर इकट्ठा रह नहीं पाएगा और वहाँ सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा होने वाली है और ऐसा लगता है ये बहुत लोग इस चीज़ को मिलिट्री पंडित और जो पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं पाकिस्तान के 4 हिस्से हो सकते हैं आने वाले टाइम में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान है जो कि भारत का हिस्सा है वो भारत के अंदर मिलेंगे। ऐसा बहुत बार सोचा जा रहा है क्योंकि ये होने के चांसेस बहुत है क्योंकि पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है और पाकिस्तान जो टेररिज्म जिसको उसने पाला था, आज उसी टेररिज्म ने उसको दिमक की तरह खा लिया है। अब पाकिस्तान खोखला हो गया है और अब कभी भी वो गिर सकता है, टूट सकता है। मनविंदर। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसके हालात इतने खस्ता हो गए हैं, उसकी इतनी गिरी हुई हालत है मतलब 1 कप अगर वहाँ किसी को चाय भी पीनी होती है, तो वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? ऐसे हालात में भी वो ये कह रहा है कि वो बदला लेगा ईरान से। हाउ इज़ इट पॉसिबल? देखो ऐसा है गिदड़ वक्ती है। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के पास इतनी काबिलियत और क्षमता है कि वो कोई एक्शन ईरान के पास लेगा। अब उसने जो एक्शन लिया है कि एक अपने एम्बेसडर को उसने वापस बुलाया है, उनके एम्बेसडर को भेज दिया वापस। ये डिप्लोमेसी का जो एक कोरेसिव डिप्लोमेसी है उसका मुजाहरा करेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काम करेगा ये स्ट्राइक कर देगा। ऐसा कुछ लग नहीं रहा आज की तारीख में क्योंकि अगर ऐसा कुछ करेगा तो ईरान फिर उसके ऊपर पलटवार कर सकता है ये सच्चाई है ईरान ने तो कोई आतंकवादी भेजे नहीं पाकिस्तान में ऐसा तो वो कह नहीं सकता कि भाई आपने भी आतंकवादी भेजे हमने उनके ऊपर हमला किया है ऐसा तो वो कर नहीं रहा तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि आज पाकिस्तान की इतनी हिम्मत और ताकत है कि वो कोई एग्रेसिव एक्शन लेके जो ईरान की एयर स्पेस को क्रॉस करके और वहां ईरान के अंदर हमला करे ये चांसेस कम है ऐसा कोई कह तो कुछ नहीं सकता मगर चांसेस बड़े कम है क्योंकि पाकिस्तान की फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं कि वो परमिट नहीं करते पाकिस्तान को और क्योंकि इलेक्शन भी है फरवरी में आज की तारीख में इंटरिम गवर्नमेंट है जो कि इतना स्ट्रांग नहीं है
और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ईरान का पलटवार हो सकता है और वो पाकिस्तान सहन नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान वाक़ई आज की तारीख में बहुत कमज़ोर है, हर स्फेयर से, चाहे इकोनॉमी, पॉलिटिक्स या उसकी जो मिलिट्री पावर है, वो काफ़ी हद तक अब कमज़ोर है और उसको लगता नहीं कि इतनी हिम्मत है कि वो ईरान पे पलटवार करेगा। मनिंदर। आपने सर अभी थोड़ा-सा टच किया था कि जिस समय ये अटैक हुआ, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी वहीं पे थे। इसके मायने क्या हैं? आई मीन भारत का कद मतलब काफ़ी बढ़ रहा है, उसको देखते हुए आप ये सीन जो बना है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं? हाँ, देखो सच्चाई है, भारत के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं हर एक से और भारत उस कैटेगरी में है आज वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से इकोनॉमिकली डेवलपिंग 4th कंट्री नंबर में पर है। जी, हाँ, हाँ, अभी 5वें नंबर पे है, 4th पे हो जाएगा। आज जी। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, अच्छे रिलेशन सबसे हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जिसकी डिप्लोमेसी बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर एस जयशंकर की जो जोड़ी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारत एक मैच्योरिटी वाली डिप्लोमेसी करता है अपने नेशनल इंटरेस्ट में। क्योंकि भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गए हुए थे ईरान में, उसके बाद ये हुआ है, शायद मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ भारत इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहेगा। भारत अपने रिलेशनशिप अलग रखना चाहता है। भारत के अपने ईरान के साथ रिलेशन जो हैं उसपे जोर दे रहा है और किसी तरीके से चाबार पोर्ट को वो चाहता है कि ऑपरेटिव हो जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो हमारे लिए लाइफलाइन है। वो सेंट्रल एशिया में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, साउथ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को जोड़ने के लिए, तो इसलिए भारत का फोकस उस पे है। भारत का ये नहीं है कि ईरान हमला कर दे टेररिस्ट उस पे, उससे मुझे नहीं लगता कि भारत की कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी और ना भारत इसके ऊपर ध्यान देगा, क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि वही यही ईरान पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन, चाहे 1965 की लड़ाई हो, जब भी कभी लड़ाई हुई है भारत और पाकिस्तान की, तो ईरान ने पाकिस्तान का ही साथ दिया है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कभी भी। तो ये सच्चाई, जबकि वो शिया देश है और पाकिस्तान सुन्नी मिलिटेंट है ज़्यादातर, मेजॉरिटी वाला देश है, मगर उसके बावजूद भी। तो इसके अलावा मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि भारत इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट करना चाहेगा पाकिस्तान के साथ। भारत के खुद के जो रिलेशन आज की तारीख में ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं और भारत उसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, और ये चाहेगा कि ये जो चाबार पोर्ट है, ये जल्दी से जल्दी बने और इसके बात अमेरिका पे भी हो रही है कि आप जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रहे हैं, उसके कारण ये पोर्ट नहीं बन पा रहा और ये इससे बड़ा नुकसान हो रहा है और ये पूरे स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट भारत के लिए नहीं, बाकी देशों के लिए भी, और अमेरिका को भी कनेक्टिविटी चाहिए अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट में, बाईपासिंग पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करता है। पाकिस्तान जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाता रहा है, तो इसको नेक्सस को तोड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये चाबार पोर्ट ऑपरेशनलाइज़ हो एट द अर्लीस्ट। मनविंदर। सर एंड ऑफ द शो अ, सीरियस नोट पर मुझको लगता है कि एक्चुअली जो ये स्ट्राइक हुई है, ये भारत के नक्शे कदम पर ही हुई है और अब आगे भविष्य में डेफ़िनेटली पाकिस्तान इसको अंडरलाइन करके याद रखेगा, भारत को भी और ईरान को भी। मेरे शो के लिए सर समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक धन्यवाद। यू मनविंदर। जय हिंद। जय हिंद सर।